नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे हैदराबाद में आयोजित दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की। बताएंगे कैसे रक्षा क्षेत्र में सहायक साबित हो सकती है स्कूल के एक छात्र द्वारा निर्मित सेंट्री गन। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस हैदराबाद में संपन्न। 10 से 14 अक्टूबर तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 120 देशों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 2000 डेलीगेट्स हुए शामिल। स्कूली छात्र ने तैयार की दूर से संचालित की जा सकने वाली सेंट्री गन। सुरक्षा बलों की जनहानि कम करने में सहायक हो सकती है। सर्वेलेंस और ऑब्जेक्ट एनालिसिस द्वारा स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम यह गन। भारतीय स्टार्टअप ने विकसित किया एक इंटरैक्टिव रिहैबिलिटेशन उपकरण। स्ट्रोक से प्रभावित रोगियों को किफायती और सटीक फिजियोथेरेपी उपलब्ध कराने का कारगर समाधान। और एरिस के संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप की स्थापना के 50 साल पूरे। नैनीताल के पास मनोरा पीक पर कार्यरत इस टेलीस्कोप ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दिलाई हैं कई उपलब्धियां। और अब खबरें विस्तार से। दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस हैदराबाद डिक्लेरेशन के साथ संपन्न हुई। 10 से 14 अक्टूबर तक हैदराबाद में चली इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की मेजबानी में आयोजित किए गए इस सम्मेलन में 120 देशों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 2000 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में टिकाऊ विकास में मदद करने के लिए भूस्थानिक जानकारी के महत्व पर चर्चा की गई। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। आज के डिजिटल युग में भूस्थानिक डेटा का महत्व हर क्षेत्र में बढ़ा है। पूरी दुनिया इस जानकारी के आधार पर धरती के संरक्षण की रणनीतियों से लेकर समाज कल्याण की नीतियां तैयार कर रही है। इसी कड़ी में वैश्विक सहयोग और साझेदारियों के मद्देनजर दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन हैदराबाद में किया गया। 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चली इस कांग्रेस में 120 देशों के 700 प्रतिनिधियों सहित विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान और संबंधित उद्योगों से जुड़े लगभग 2000 लोग शामिल हुए। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की मेजबानी में आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और प्रतिभा दो ऐसे स्तंभ हैं जो भारत की विकास यात्रा की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत को सशक्त करने वाली स्वामित्व और आवास जैसी योजनाओं में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। इसके अलावा पीएम गतिशक्ति योजना भी इसी के द्वारा संचालित की जा रही है। Possibilities that geospatial technology offers are endless. Sustainable urban development, managing and even mitigating disasters, tracking the impact of climate change, forest management, water management, stopping desertification, food security. There is so much that we can do for our planet through geospatial technology. I wish that this conference become a platform to discuss developments in such important areas. वैश्विक ग्राम को भू सक्षम करना, कोई भी पीछे न रहे विषय के तहत आयोजित की गई इस कांग्रेस में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपना भाषण दिया और भूस्थानिक सूचना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश में 250 से ज्यादा भूस्थानिक स्टार्टअप्स अपशिष्ट संसाधन प्रबंधन, वानिकी, शहरी नियोजन और सड़कों के मानचित्रण जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
दुनिया भर से भूस्थानिक जानकारी और प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने टिकाऊ विकास में भूस्थानिक सूचना की जरूरत पर चर्चा की और उसकी विशेषताओं को उजागर किया। सम्मेलन में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जैसे राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए और अपने समकक्ष विदेशी संस्थाओं के साथ जानकारी को साझा किया। Global geospatial ecosystem will have to simultaneously take into consideration the social factors, the economic factors, the environmental factors, and take them from a global holistic point of view. And in turn, as I said a few moments ago, make it an instrument of market transformation in order to make it sustainable, make them also possibly lucrative means of livelihood for some of the youngsters, with a potential to revolutionize the industry and potential also to revolutionize the global economy. And as India looks forward to next 25 years, when we turn 100 in 2047, we are also actually looking forward to play an important role as an important component of the global economy, of course, in which the latest technologies like the one being discussed today are going to have an important contribution to make. भूस्थानिक सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मापने, जोखिम क्षेत्रों का आकलन, हरित क्षेत्र की पहचान, ईंधन के उपयोग को कम करना, संसाधनों की मैपिंग आदि में किया जा सकता है और इनके द्वारा पूरे विश्व में जोखिम को कम करने की रणनीतियां और समाधान विकसित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही परंपरा के अनुरूप हैदराबाद डिक्लेरेशन भी लिया गया। इस डिक्लेरेशन के साथ ही दूसरा UNWGIC 2022 सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और निगरानी में भूस्थानिक सूचना के महत्व को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहा। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्कूली छात्रों में नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए इंस्पायर मानक कार्यक्रम के तहत अनेक अभिनव परियोजनाएं सामने आती हैं। ऐसी ही एक परियोजना है सेंट्री गन, जिसे इस साल की राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया गया। स्कूली छात्र द्वारा तैयार की गई इस परियोजना ने सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हर आविष्कार की जननी आवश्यकता के साथ साथ किसी न किसी की कल्पना होती है। आज इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी कई इजादें हैं जो किसी काल्पनिक कहानी से जन्मी थीं। सेंट्री गन भी ऐसा ही एक आविष्कार है। नॉवेल, फिल्मी कहानियों और वीडियो गेम से होती हुई ये ऑटोमेटिक रिमोट संचालित गन आज हकीकत का हिस्सा है और बाकायदा सेनाओं द्वारा इस्तेमाल भी की जा रही है। इसी विचार से प्रभावित लखनऊ के एक छात्र ने भी अपनी तरह की सेंट्री गन तैयार की है। इंस्पायर पुरस्कार मानक के तहत इस बार नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में प्रदर्शित की गई इस गन को काफी सराहना मिली। युवा छात्र की परिकल्पना के अनुसार दूर से संचालित होने वाली ये बहुउपयोगी गन सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों की जनहानि को कम कर सकती है और सर्विलांस को ज्यादा सटीक बना सकती है। मैंने सेंट्री गन बनाई है। ये कैमरे का यूज़ करके जो कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ट्रैक करती है और फिर वक्त आने पे फायर करती है ऑपरेटर के कमांड पे। छात्र द्वारा तैयार की गई इस सेंट्री गन में रिवॉल्विंग सिस्टम के साथ इमेज कैप्चरिंग सिस्टम और सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। यह गन बिना किसी तार के दूर कंट्रोल रूम से कनेक्ट की जा सकती है। ये गन लगातार इसकी रेंज में आने वाले ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें कंप्यूटर को भेजती है, जहां रियल टाइम एनालिसिस के द्वारा पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कोई खतरा है या नहीं, और अगर खतरा होता है तो ये फौरन फायर कर उसे खत्म कर सकती है।
ऐसे में इस गन के द्वारा बिना सैनिक मुठभेड़ के सीमाओं की आतंकवादियों से रक्षा की जा सकती है। इसके अलावा अन्य तरह की क्रॉस फायरिंग के दौरान अपने सैनिकों की कैजुअलिटी को कम करने में भी यह गन कारगर हो सकती है। दूसरा मोड है मैनुअल मोड या फिर इंटरैक्टिव मोड, जो कि हम लोग वॉर के दौरान यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इसका कंट्रोल पूरी तरह से ऑपरेटर के पास होगा। वो कंप्यूटर की कीज़ का यूज़ करके टरेट को कंट्रोल कर सकता है और फिर वक्त आने पर फायर भी कर सकता है, और वो चाहे जितनी भी रेंज से इसको कंट्रोल कर सकता है वायरलेसली, बिना किसी वायर्ड कनेक्शन के, बस एक लैपटॉप से, और इवन अपने फ़ोन से वीडियो फीड भी देख सकते हैं। तो इससे हमारी जो सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ होती हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। छात्रों द्वारा अपनी कल्पना और विचारों के आधार पर तैयार की गई संतरी गन जैसी तमाम परियोजनाएं इस बात का उदाहरण हैं कि इन युवाओं में ही भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद हैं, जो भारत को आने वाले समय में आत्मनिर्भर और अग्रणी देश बनाने में सहायक साबित होंगे। भारत में उभर रहे चिकित्सा क्षेत्र के स्टार्टअप अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद द्वारा इंक्यूबेटेड बीएबल नाम की कंपनी ने गेम आधारित इंटरैक्टिव रिहैबिलिटेशन उपकरण विकसित किया है। मेक इन इंडिया के तहत निर्मित इस उपकरण से फिजियोथेरेपिस्ट को ज्यादा कुशल समाधान मिल गया है, जो रोगियों को किफायती इलाज की सुविधा देगा। एक रिपोर्ट। स्ट्रोक यानी मस्तिष्क का आघात पूरी दुनिया में विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। भारत की बात करें तो हर साल यहां 18 लाख से ज्यादा स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, लकवा, फ्रैक्चर और फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याएं भी मौजूद हैं। ऐसे ज्यादातर मामलों में रोगियों के शरीर को सुधारने के लिए व्यायाम यानी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन देश में रोगियों और फिजियोथेरेपिस्ट की संख्या में काफी अंतर है, जिससे सभी रोगियों को सही इलाज नहीं मिल पाता। इसी समस्या का निदान करने के लिए अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद इंक्यूबेटेड हेल्थ केयर स्टार्टअप ने आर्म एबल नाम से एक स्वदेशी उपकरण विकसित किया है। गेम आधारित ये इंटरैक्टिव आर्म रिहैबिलिटेशन डिवाइस न सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट को एक बेहतर सहायता उपलब्ध कराएगी, बल्कि महंगे विदेशी उपकरणों के आयात को कम कर रोगियों को सस्ती फिजियोथेरेपी का विकल्प भी देगी। यह एक गेम आधारित न्यूरो रिहैबिलिटेशन डिवाइस है जो स्ट्रोक, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, सेरेब्रल पाल्सी, फ्रैक्चर, फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित रोगियों के ठीक होने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में नियमित पुनर्वास चिकित्सा की आवश्यकता होती है और हमने इस उत्पाद को विशेष रूप से रोगियों को इलाज के लिए बनाया है ताकि वे अपना सामान्य जीवन वापस पा सकें। IIT हैदराबाद के सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा 2017 में स्थापित स्टार्टअप बीएबल के शोधकर्ताओं ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की मदद से कई वर्षों के प्रयास के बाद यह उपकरण विकसित किया। इस उपकरण में स्ट्रोक और शरीर की कार्यात्मक क्षमता को प्रभावित करने वाले अन्य रोगों को लेकर डेटा समाहित किया गया है। विशेष रूप से आर्म थेरेपी के लिए विकसित किए गए इमर्सिव गेम्स रोगियों को व्यायाम करने के लिए प्रेरित करते हैं। रोगी के व्यायाम सत्रों को सेव कर उनका एनालिसिस करने के साथ ये उपकरण उस व्यायाम से रोगी में आ रहे बदलाव की भी जांच करता है और उपयुक्त थेरेपी की सलाह देता है। इस उपकरण की एक खासियत ये भी है कि इसे टेली रिहैबिलिटेशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे दूरस्थ इलाकों के मरीजों को भी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद मिल सकती है।
physiotherapists to have a better equipment. हम फिजियोथेरेपिस्ट को बेहतर उपकरण रखने के लिए सशक्त बना रहे हैं और यदि आप भारत में फिजियोथेरेपी केंद्रों को देखते हैं तो अधिकांश उपकरण आयात किए जाते हैं और उपकरणों की लागत भारत में जहां हम निर्माण कर सकते हैं की तुलना में बहुत अधिक है। मेक इन इंडिया परियोजना और सरकार की पहल के साथ हम भारत में उत्पादन कर अंतिम उपयोगकर्ताओं को कम लागत में उपलब्ध करा सकेंगे। इसके अलावा हम उत्पाद के आयात या राष्ट्र की आयात पर निर्भरता को कम करके भारत में ही इसका निर्माण करने में सक्षम हैं। प्रोटोटाइप उपकरण द्वारा मिले सकारात्मक नतीजों के बाद अब यह उपकरण व्यावसायीकरण के लिए तैयार है। मेक इन इंडिया की पहल के तहत तैयार किया जा रहा ये उपकरण स्ट्रोक जैसे रोगों से पीड़ित मरीजों को किफायती तरीके से ठीक होने और उनके पुनर्वास में मददगार साबित हो सकता है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में से एक आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इस स्वायत्त संस्थान ने अपनी उपलब्धियों से देश का मान बढ़ाया है। इन उपलब्धियों का आधार रहे एरीज की महत्वपूर्ण दूरबीनों में से एक है 1.04 मीटर ऑप्टिकल दूरबीन। 1972 में स्थापित किए गए इस टेलीस्कोप ने इस साल अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। नैनीताल से लगे निचले हिमालयी क्षेत्र में मनभावन मनोरा पीक पर 32.38 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज। ये भारत के सबसे बड़े 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप सहित कई ऑप्टिकल दूरबीनों का संचालन करने वाला देश का प्रमुख शोध संस्थान है। इस संस्थान में वैज्ञानिक, इंजीनियर और छात्र खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करते हैं। साल 1952 में इस वेधशाला की स्थापना उत्तर प्रदेश की राज्य वेधशाला के रूप में वाराणसी में की गई थी। बाद में इसे 1955 में नैनीताल की मनोरा चोटी पर स्थानांतरित किया गया था। एरीज की शुरुआत बहुत छोटे टेलीस्कोप से हुई थी। वेधशाला ने 1972 में मनोरा पीक पर 1.04 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप की स्थापना की थी। हरे भरे जंगल और पर्वतमाला की मोहक पृष्ठभूमि में 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये टेलीस्कोप खगोलविदों को अनंत आकाश के उच्च संवेदनशीलता प्रेक्षण की सुविधा प्रदान करने का सबसे उपयुक्त स्थान था। मशहूर शिक्षाविद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर इस टेलीस्कोप को संपूर्णानंद नाम दिया गया। इसकी सटीक ट्रैकिंग और मार्गदर्शक प्रणाली इन वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए घंटों तक तारों की गति को ट्रैक कर सकती है। यह टेलीस्कोप बिल्कुल कम चमक वाले पिंडों का पता लगा सकता है। इसकी क्षमता आकाश में एक दूर की वस्तु का पता लगाने की है, जो रात में हमारी आंखों की तुलना में लगभग 4 करोड़ गुना तक अधिक धुंधली हो सकती है। भारत के खगोलविदों ने 104 सेंटीमीटर संपूर्णानंद टेलीस्कोप का उपयोग करके कई अलग अलग तरह के आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया। शुरुआत में टेलीस्कोप का उपयोग धूमकेतु, ग्रहों और आसपास के चमकीले तारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। इस टेलीस्कोप ने शनि के चारों ओर ग्रहों के छल्ले खोजने में मदद की। साल 2000 के बाद से इस टेलीस्कोप ने अत्यधिक ऊर्जावान आकाशीय विस्फोटों का अध्ययन करने में बहुत योगदान दिया है, जिन्हें गामा रे विस्फोट के रूप में जाना जाता है। कई ब्लैक होल के आसपास टिमटिमाते प्रकाश और ब्लैक होल भौतिकी को समझने में इस टेलीस्कोप ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में इसका उपयोग सुपरनोवा और गामा रे विस्फोटों, सक्रिय सितारों के आसपास उत्सर्जित होने वाला प्रकाश, ब्लैक होल, तारा समूह और आकाश गंगाओं के अध्ययन में किया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर मौजूद
अपने बड़े और छोटे टेलीस्कोपों के बेड़े के साथ एरीज का खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों की खोज का ये सफर जारी है। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। विज्ञान संचार और विज्ञान लोकप्रियकरण के द्वारा एक तर्क संगत और जागृत समाज के निर्माण के लिए 11 अक्टूबर 1989 को विज्ञान प्रसार की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से ही विज्ञान प्रसार ने अपने विस्तृत कार्यक्रमों के द्वारा इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। स्थापना दिवस के मौके पर विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पाराशर सहित तमाम पदाधिकारी, वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक जमा हुए और उन्होंने विज्ञान प्रसार के सफर पर अपने विचार रखे। विज्ञान प्रसार ने युवा पीढ़ी के बीच रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यशालाओं के साथ लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाएं, विभिन्न भाषाओं में विज्ञान सामग्री का उपलब्ध कराना, विज्ञान फिल्में, टीवी कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम आदि का निर्माण किया है। समय की जरूरत को देखते हुए यह संगठन पिछले कई वर्षों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए एक OTT चैनल इंडिया साइंस का भी संचालन कर रहा है। विज्ञान प्रसार ने देश में विज्ञान पत्रकारिता के अवसर बढ़ाते हुए इस विधा को स्थापित रखने में बड़ा योगदान दिया है। 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारत और नॉर्वे के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को लेकर संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दोनों देशों ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विद्युत गतिशीलता, हरित हाइड्रोजन, महासागर विज्ञान, साइबर भौतिकी प्रणाली, नीली अर्थव्यवस्था, सूचना और संचार जैसे क्षेत्रों को भी सहयोग कार्यक्रम में शामिल करने पर चर्चा की और साथ ही पहले से जारी क्षेत्रों में जैसे ध्रुवीय विज्ञान, जैव अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध में सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया गया। भारत में द्विपक्षीय कार्यशालाओं, चल रही संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समर्थन, उद्योग की भागीदारी के साथ नई संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना कॉल, मानव क्षमता विकास, समाज के साथ साथ औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिक प्रासंगिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने उच्च आयाम प्रणालियों में क्वांटम संलिप्तता को मापने का नया कारगर तरीका खोजा है। क्वांटम संलिप्तता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कई कण अलग होने पर भी एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। इसी प्रयोग को 2022 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार भी मिला है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान रमन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग संस्थान कनाडा के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उच्च आयाम प्रणालियों में उलझाव अथवा संलिप्तता मात्रा को मापने के लिए एक आसान तरीका खोजा है। उलझी हुई अवस्था क्वांटम यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण स्थिति है और इसका उपयोग क्वांटम संचार, क्वांटम गणना और सूचना प्रसंस्करण कार्यों के लिए एक ऐसे संसाधन के रूप में किया जाता है जो अन्य प्रणालियों के लिए असंभव है। प्रायोगिक रूप से उच्च आयामी उलझी हुई अवस्थाओं को साकार करने के साथ साथ ऐसे उलझाव के परिमाणीकरण के अध्ययन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब तक किसी भी अनियंत्रित उलझी हुई आयामी अवस्था के लिए ऐसी संलिप्तता के प्रयोग सिद्ध आकलन की कोई विधि उपलब्ध नहीं थी। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ
अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।